सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, सभी में कंप्यूटर पूछा जा रहा है। और आजकल यूपी ट्रिपल एस सी स्पेसिफिक कंप्यूटर पर बहुत फोकस कर रहा है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। वैसे तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये वीडियो हेल्प करेगा, लेकिन हमने लोअर पीसीएस 2026 जिसका एग्ज़ाम आने वाला है उसको फोकस होकर के बनाया है। तो चाहे आप अदर एग्ज़ाम से रिलेट करते हो, सभी में ये वीडियो आपकी मदद करेगा। तो आज के टॉपिक में हम समझेंगे हार्डवेयर। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ये वीडियो है, ये थर्ड नंबर का वीडियो है। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन और उसकी पीढ़ियाँ, जनरेशन और हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर हार्डवेयर क्या होता है। सिंपल शब्दों में ये समझिएगा, हार्डवेयर का मतलब ये होता है जिसे आप छू सकते हो, जो आपको दिखाई पड़ता है। आपके सामने मॉनिटर रखा है, आपके सामने कीबोर्ड रखा है, आपके सामने कोई और डिवाइस रखी है, ये सभी हार्डवेयर होते हैं। ठीक है। अब हार्डवेयर का डेफिनेशन तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपकी समझ में जरूर आना चाहिए। जैसे आप फिजिकली जो टेंजिबल है, जो दिखाई पड़ता है, उसे आप हार्डवेयर कहते हैं। इस हार्डवेयर के उदाहरण जैसा कि मैंने अभी बताया, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू है। अब इसी कंप्यूटर में एक पार्ट होता है जिसे मदरबोर्ड कहते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब आप सीपीयू लेके आते हैं या फिर लैपटॉप होता है, तो लैपटॉप के अंदर एक बहुत बड़ी प्लेट सी होती है। ये जो प्लेट होती है, इसी प्लेट को हम मदरबोर्ड कहते हैं। इसी मदरबोर्ड पर आईसी हुआ, रैम हुआ, पोर्ट्स हो गए, इंटरनल एक्सटर्नल पोर्ट्स, ये सभी चीज़ें यहीं पर लगी रहती हैं। अच्छा, इसकी काम क्या करता है? ये दरअसल सभी को, जितने भी कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, इन सबको आपस में जोड़ता है। इसमें जो कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको, इंफॉर्मेशन को यहाँ पर आदान प्रदान करता है। बात समझ में आ रही है? तो मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य नियंत्रण केंद्र भी होता है, जो कि हम पहले ही इसके बारे में आपको बता चुके हैं। किसको कनेक्ट करता है? जैसे सीपीयू है जिसमें रैम है, हार्ड डिस्क है, ग्राफिक्स कार्ड है, इन सबको आपस में जोड़ता है। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है, इसे पीसीबी कहते हैं। पीसीबी का मतलब है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, भी इसका दूसरा नाम होता है। क्योंकि जब आप ये मदरबोर्ड लगवाएंगे तो खाली मदरबोर्ड मिलता है। अब कंप्यूटर वाला क्या करता है, वो प्रिंटेड एक मदरबोर्ड होगा, उसी पर सारी चीज़ों को असेंबल करेगा। आपसे पूछेगा आपको रैम कितनी चाहिए, तो आपने बोला असेंबल कराते हैं तब की कंडीशन बता रहा हूँ। ये 8 GB रैम चाहिए, तो यहाँ पर 8 GB, ये आपको जो दिख रहा है ये मदरबोर्ड है, यहाँ पर रैम लगा देगा। जैसे ये आपको दिखाई पड़ रही है, ये रैम है, तो रैम लगा देगा। पूछेगा 8 GB चाहिए कि 16 GB रैम चाहिए, तो यहाँ पर उतनी ही वो स्टेबल कर देगा। अब यही जो हमारा मदरबोर्ड है, इसके बारे में कुछ कंपोनेंट्स हैं, देखिएगा कौन कौन से हैं। एक होता है इसमें सीपीयू स्लॉट। ये सीपीयू लगाने का स्थान होता है, इसको सीपीयू स्लॉट कहते हैं। इसी में रैम लगी रहती है, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसका स्लॉट लगा रहता है जहां पर आप इसको फिट करेंगे, तो रैम लगाने का स्थान भी यही होता है। एक्सपेंशन स्लॉट भी होता है, अगर आपको अलग से कोई चीज़ जोड़नी है, कोई हार्डवेयर जोड़ना है, तो इसके लिए एक्सपेंशन स्लॉट भी होता है। आपको मैं पहले ही बता दूं, एग्जामिनर आजकल क्वेश्चन जो बना रहा है वो बहुत टफ बनाने लगा है, तो चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा पार्ट मदरबोर्ड में नहीं होता, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए ध्यान से देखिएगा। इसमें जगह के नाम के हिसाब से एक नॉर्थ ब्रिज होता है, एक साउथ ब्रिज होता है। ये नॉर्थ ब्रिज का मतलब होगा ये नॉर्थ में होता है, साउथ का मतलब है कि वो साउथ डायरेक्शन में होता है। तो नॉर्थ वाला सीपीयू, रैम और ग्राफिक्स के बीच संचार करता है। आप ये तो बात समझ ही चुके हैं कि मदरबोर्ड का काम ही है एक दूसरे कंपोनेंट्स को संचार करना। यहाँ पर ये जो बोर्ड आपको लग रहा है, यूएसबी पोर्ट जो लगा हुआ है, ये इससे भी कनेक्टेड है, पूरे मदरबोर्ड से कनेक्ट किस लिए हो पा रहा है? क्योंकि इसमें छोटे छोटे कनेक्शंस जो आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को यहाँ पर क्या करते हैं, ये इसमें भेजते हैं। बात समझ में आ रही है? साउथ ब्रिज, ये साउथ पोर्ट लगा होता है, साउथ ब्रिज यानी साउथ में लगा है, लोकेशन के आधार पर ही इसका नाम दिया गया है। तो इनपुट आउटपुट का काम जो होता है, उसे कंट्रोल करने का काम ये करता है। अगला जो है, इसको बोलते हैं पीसीआई स्लॉट। यानी यहाँ पीसीआई स्लॉट में क्या होगा, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, इन सबको कनेक्ट किया जाता है पीसीआई स्लॉट के थ्रू। बात आपको समझ में आ गई होगी। एक होता है जिसे बोलते हैं एजीबी स्लॉट। एजीबी का मतलब होता है एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स
पोर्ट, इसको एजीबी पोर्ट कहा जाता है। ये ग्राफिक कार्ड के लिए होता है। ग्राफिक कार्ड जो होता है बेसिकली वो, अगर आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो आपकी स्क्रीन पर ग्राफिक्स यानी पिक्चर्स वीडियो बहुत अच्छे दिखेंगे। खास करके वीडियो गेम्स खेलने के लिए इस ग्राफिक्स कार्ड का यूज़ किया जाता है। अगर आपको कंप्यूटर की पावर बढ़ानी है तो ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। हीट सिंक, हीट सिंक से आप नाम से समझ रहे होंगे, ये सीपीयू को ठंडा रखने का काम करता है। यहां पर लगा रहता है हीट सिंक। एक जिसे बोलते हैं CMOS बैटरी। CMOS बैटरी जो होती है ये एक स्टोरेज मेमोरी है जो बैकअप पावर प्रदान करती है। स्टोरेज होती है, डेट टाइम एंड BIOS सेटिंग जो है ये सुरक्षित रहते हैं इससे। ये आपने देखा होगा, इससे डेट एंड टाइम जो है वो फिक्स रहता है कंप्यूटर में। अगर आपने एक बार सेव कर दिया उसके बाद अगर आप ऑन ऑफ भी करते हैं तब भी इसमें टाइम आपका सेव रहता है। ये कारण क्या है? COMS बैटरी। बात समझ में आ गई? ये एक मेमोरी की तरह काम करता है। अब एग्जाम में देके पूछ सकता है कि CMOS बैटरी क्या है, तो आपको याद रखना है कि स्टोरेज मेमोरी है। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब हम सीपीयू को समझेंगे। जो मैंने आपको बताया कि सीपीयू, अब सीपीयू को पिछले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसके कुछ मुख्य भाग होते हैं। तो डिटेल से अब हमें यहाँ पर समझना है, क्योंकि एग्जामिनर सीपीयू से काफी प्रश्न पूछता है। देखेंगे सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, मेन पार्ट होता है। इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। कई बार इसका नाम अलग से बोला जाता है जिसे बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर भी इसका नाम होता है, या फिर आप इसे ब्रेन कहें, एक ही बात है। ये जितने भी आप निर्देश देते हैं उन सभी को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के कार्यों को कंट्रोल करता है। इसका सीपीयू का ये काम है। कंप्यूटर में होने वाले सभी प्रकार के, चाहे वो कैलकुलेटिव हो चाहे वो रीजनिंग वाले हो, सभी काम सीपीयू के थ्रू किए जाते हैं। अब सीपीयू उस काम को कैसे करता है, तो उसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे ALU जिसे हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, इसके थ्रू करता है। अब जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, अर्थमेटिक का मतलब है गणितीय, मतलब गणनात्मक करेगा और रीजनिंग वाले काम करेगा। CU यानी जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, ये सभी जो डायरेक्शंस मिलते हैं उन सबको कंट्रोल करता है। ओके, रजिस्टर जो होता है ये छोटे छोटे डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है। इसी तरीके से कैश मेमोरी भी होती है, जो कि ये मेमोरी के पार्ट हैं। ये सीपीयू में ही लगे रहते हैं, बट ये मेमोरी के ही पार्ट हैं। वैसे अगर देखा जाए तो सीपीयू के मुख्य भाग हमने आपको पहले भी बताए थे, जिसमें कि ALU आता है और जिसमें कि आपका कंट्रोल यूनिट आता है। ये प्रीवियस लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सीपीयू के मुख्य पार्टों में एक रजिस्टर जो कि मेमोरी के रूप में काम करता है, काफ़ी महंगी और काफ़ी तेज मेमोरी होती है और सबसे छोटी मेमोरी भी कहलाती है। कैश मेमोरी भी प्रोसेसिंग को एक गति प्रदान करती है, डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने का काम करती है। सीपीयू के काम क्या क्या है, विशेषताएं क्या हैं? सबसे बड़ा भाग जो होता है कंप्यूटर का वो सीपीयू होता है। ये सभी इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट आपको प्रदान करता है और बहुत तेजी से काम करता है। हमारे कंप्यूटर में लगे हुए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट के थ्रू सीपीयू ही करता है। आप एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, सीपीयू की स्पीड कैसे नापते हैं, तो ध्यान रखना है गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। और एग्जाम में ये प्रश्न बहुत पूछता है, गीगा हर्ट्ज। आजकल के जो जनरल कंप्यूटर आ रहे हैं वो 2.4 से लेकर आगे तक कई गीगा हर्ट्ज तक के कंप्यूटर आते हैं। जनरल कंप्यूटर आपका 2.4 गीगा हर्ट्ज का मिल सकता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्पीड उस कंप्यूटर की होगी उतना ही बेहतरीन प्रदर्शन वो करेगा। अब देखिएगा सीपीयू में साइकिल कैसे इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर 3 साइकिल इस्तेमाल होते हैं, जिसमें फैच है, डिकोड है, एग्जीक्यूट है। तो फैच को समझते हैं, जैसे आपने कोई चीज़ डायरेक्शन कंप्यूटर को दी तो वो रैम के पास जाएगी। रैम क्या करेगा, उस निर्देशों को प्राप्त करेगा। ठीक है, रैम से वो इंफॉर्मेशन इस सीपीयू के पास पहुंचेगी। बात समझना, आप सीपीयू का साइकिल बता रहा हूं मैं आपको। रैम से निर्देश प्राप्त करेगा सीपीयू, इसे हम फैच कहते हैं। फिर उस इंफॉर्मेशन को या फिर कहें डेटा को जो आपने दिया, इनपुट दिया, उसे वो डिकोड करेगा। आपने क्या किया, मतलब कोई इनपुट दिया तो उसे समझने का काम, उसे डिकोड करने का काम यहां पर दूसरा स्टेप में ये सीपीयू करेगा। ठीक है, किसकी मदद से करेगा? ALU की हेल्प से करेगा।
इसके बाद तीसरा पार्ट जो आता है वो एग्जीक्यूट का है। एग्जीक्यूट करेगा मतलब कि अब यहाँ पर जो डायरेक्शंस आपने दिए थे उन निर्देशों का निष्पादन करेगा। बात आपको ये ध्यान रखनी है कि सीपीयू के बिना कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता है। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, इसी के थ्रू पूरा कंप्यूटर जो है वो कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, और सीपीयू किन तीन चरणों में काम करता है तो वो ध्यान रखना, एक है फैच, एक है डिकोड और एक है एग्जीक्यूट। यहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब आगे देखेंगे जिसमें कि ग्राफिक कार्ड हमको समझना है। हमें कंपोनेंट्स को सभी को ध्यान में रखकर यहाँ पर हर चीज को बारीकी से समझना है, क्योंकि ये एग्जाम यूपी लोअर पीसीएस का है तो अच्छे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। आपने लेखपाल का पेपर देखा होगा, लेखपाल के पेपर में भी अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखेंगे ग्राफिक कार्ड क्या होता है। ये एक तरीके का हार्डवेयर एक कंपोनेंट है जिसका उपयोग वीडियो मेमोरी बढ़ाने में किया जाता है, या फिर कहें कि जो हाई डेफिनेशन के हमारे डिस्प्ले होते हैं उसके लिए इसका यूज किया जाता है। ये कंप्यूटर को बहुत शक्तिशाली बनाता है। अगर आप वीडियो गेम खेलते हैं और अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आपको इस ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। बात समझ पा रहे हैं? तो जो हाई लेवल काम होते हैं उनके लिए इन सब में ज़रूरत पड़ती है, गेमिंग के लिए हो या फिर वीडियो गेमिंग के लिए हो। अब ग्राफिक कार्ड के भी प्रकार होते हैं, जैसे एक होता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड और एक होता है डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड। ये दो प्रकार के ग्राफिक कार्ड होते हैं, जिसमें पहला जो कार्ड है जिसे हम इंटीग्रेटेड कहते हैं, ये कार्ड जो होता है ये मदरबोर्ड के पहले से ही इंटीग्रेटेड होता है, मतलब मदरबोर्ड में पहले से लगा रहता है। अधिकांश लैपटॉप में इसी प्रकार के ग्राफिक कार्ड का प्रयोग किया जाता है। अगर आप कोई भी कंप्यूटर लेके आते हैं, लैपटॉप लेके आते हैं तो उसमें ऑलरेडी इनबिल्ड आएगा। ठीक है, लेकिन अब आप इसको हाई लेवल बनाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर को, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से यह एक बाहरी यानी एक्सटर्नल आपको ग्राफिक कार्ड लेना पड़ेगा, जिसे आप डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड बोलते हैं। तो जब आप कंप्यूटर पर लेने जाते हैं ना अलग से ग्राफिक कार्ड, तो वो डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड का एक पार्ट होता है, मतलब एक एग्जाम्पल होता है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से आता है। ठीक है, तो जिसे मदरबोर्ड से जोड़ दिया जाता है। जो ग्राफिक कार्ड होगा डिस्क्रीट वाला, वीडियो एडिटिंग हो, 3D डिज़ाइनिंग हो, कैड के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, या फिर गेमिंग जैसे कामों में ये यूज किया जाता है। मैं भी अपने कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड यूज़ करता हूँ। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उसकी क्वालिटी आपको जो बेहतर दिखाई पड़ रही है, उसका ये भी कारण है कि मैं यहाँ पर जो चीज़ों को क्रिएट करता हूँ वो ग्राफिक कार्ड की वजह से आसान हो जाती है। अब ग्राफिक कार्ड के कुछ कंपोनेंट्स हैं, यानी ग्राफिक कार्ड जो है इसमें जो कुछ पार्ट हैं, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछता है। इसी को ध्यान में रखकर हमने ये आपके लिए स्लाइड बनाई है। देखेंगे ग्राफिक कार्ड प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये क्या काम करता है। एक है इसमें जीपीयू। जीपीयू मतलब एक ग्राफिक कार्ड्स का मुख्य प्रोसेसिंग पार्ट होता है, जो कि यहाँ पर होता है। जीपीयू उसको बोलते हैं, फुल फॉर्म याद रखेंगे, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और ग्राफिकल कार्यों को ये प्रोसेस करने का काम करता है। इसी में एक वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जिसे हम वीरैम कहते हैं। सभी की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। ओके, यह विशेष मेमोरी होती है जो ग्राफिकल डेटा और ऑपरेशंस को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, यहाँ पर ये लगी रहती है। ठीक है, इंटरफेस देखें तो ये पीसीआई एक्सप्रेस इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। इंटरफेस मतलब जो आप देख रहे हैं ये इंटरफेस होता है जो कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ता है। ओके, ये भी समझ में आ गया है। आगे देखेंगे आउटपुट पोर्ट्स। आउटपुट पोर्ट्स जो होते हैं इसमें बाहरी कुछ पोर्ट्स लगे रहते हैं। इसमें HDMI, डिस्प्ले पोर्ट, VGA जैसे वीडियो आउटपुट पोर्ट्स शामिल किए जाते हैं। यहाँ पर कॉर्नर पर जो लगा रहता है इसे बोलते हैं पावर कनेक्टर। पावर कनेक्टर जो आजकल के जीपीयू हैं उनके अलग से बिजली आपूर्ति, बिजली सप्लाई देने के लिए 6 से 8 पिन पावर कनेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। अलग से यहाँ पर अगर बिजली आपको सप्लाई देनी है उसके लिए पावर कनेक्टर यूज किया जाता है। ठीक है, एक यहाँ पर हीट सिंक लगा रहता है। ये क्या है, इस ग्राफिक कार्ड को क्या करेगा, बहुत ही ठंडा करने की कोशिश करता है। इसमें फैंस का यूज किया जाता है, पंखे लगे रहते हैं। एक होगा BIOS जिसे हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। यह ग्राफिक कार्ड की सेटिंग्स, वोल्टेज, मेमोरी और अन्य आवश्यकताओं को स्टोर करने का काम करता है। तो आपको ये बात समझ में आई है कि ग्राफिक कार्ड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ये सभी कंपोनेंट मिलकर ग्राफिक कार्ड को बहुत ही शक्तिशाली बनाते हैं।
हाई परफॉर्मेंस देते हैं और बेहतर डिस्प्ले क्वालिटी और स्मूथ गेमिंग और वीडियो एडिटिंग का अनुभव प्रदान करते हैं। तो ग्राफिक कार्ड किस लिए यूज आता है ये आपको समझ में आ गया है। अब अगला कार्ड है जिसको बोलते हैं एनआईसी कार्ड। एनआईसी कार्ड का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी का पूरा नाम जरूर याद रखना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसका पूरा नाम होता है। नेटवर्क कार्ड या इंटरफेस कार्ड भी इसे कहा जाता है, या कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए आवश्यक हार्डवेयर कंपोनेंट है। इसी के थ्रू आपका जो कंप्यूटर है, चाहे वो केबल के थ्रू जुड़े या फिर वैसे वायरलेस जुड़े, ये दोनों में आपकी मदद करता है एनआईसी कार्ड। बिना एनआईसी कार्ड के आपका कंप्यूटर इंटरनेट से नहीं जुड़ पाएगा। ठीक है। एनआईएस को ओएसआई मॉडल की लेयर 2 पर कार्यरत माना जाता है, मतलब डेटा लिंक लेयर 2 पर ये काम करता है, जो कि हमें आने वाले वीडियोस में समझना है कि लेयर 2 ओआईएस मॉडल क्या है। यह मैक एड्रेस यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस का प्रयोग करता है। ओके। एनआईसी डेटा को विद्युत संकेतों यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स और वायरलेस नेटवर्क के लिए रेडियो सिग्नल्स में परिवर्तित करता है। ये भी बात आपको समझ में आएगी होगी। एनआईसी कार्ड जो है वो वायर्ड कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन दोनों में ही प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए एग्जामिनर पोर्ट से बहुत सारे प्रश्न पूछ रहा है आजकल, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर के कुछ पोर्ट्स को हम जानते हैं। कंप्यूटर में पोर्ट्स एक ऐसे फिजिकल कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं जो कंप्यूटर को, जो कंपोनेंट्स होते हैं अलग से, उन सबको जोड़ने में हेल्प करते हैं। अगर पोर्ट नहीं होंगे तो आप अपना मोबाइल नहीं जोड़ सकते, आप पेन ड्राइव नहीं जोड़ सकते। तो वही पोर्ट्स को हमें समझना है। ये पोर्ट्स जो हैं, जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं उनके बीच इंटरफेस का काम करते हैं, कनेक्शन का काम करते हैं। बात आपको समझ में आ रही है। जैसे आपको अपने कंप्यूटर में माउस जोड़ना है, तो अगर पोर्ट नहीं होंगे तो बिना पोर्ट के माउस नहीं जुड़ेगा। प्रिंटर जोड़ना है, मॉडेम जोड़ना है, कीबोर्ड जोड़ना है, स्कैनर है, मॉनिटर, कोई भी चीज़ अगर आपको जोड़नी है तो वहाँ पर कंप्यूटर में पोर्ट्स होना आवश्यक है। अब हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग पोर्ट्स होते हैं। अगर माउस जोड़ना है तो यूएसबी पोर्ट में जोड़ सकते हैं। स्कैनर जोड़ना है तो उसके लिए अलग आपको पोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो मतलब यहाँ पर अब हमें ये समझना है कि ये पोर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एक इमेज यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आपको। जैसे यूएसबी पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट के थ्रू आप कीबोर्ड है, माउस है, पेन ड्राइव है, इनको जोड़ पाते हैं। और अगर आप कीबोर्ड जोड़ना चाहते हैं, माउस जोड़ना चाहते हैं, तो इसके ये दूसरा पोर्ट होता है, इस तरीके से भी जोड़ा जा सकता है। पुराने ज़माने में इसका इस्तेमाल हुआ करता था। वीजीए पोर्ट भी होता है मॉनिटर को डिस्प्ले कनेक्शन देने के लिए। आपका जो मॉनिटर है, तो डिस्प्ले अगर उस पर लानी है, मतलब उसमें कनेक्शन देना है, तो आपको वीजीए पोर्ट में उसे जोड़ना पड़ेगा। एक होता है ईथरनेट पोर्ट, इसके बारे में भी हम आगे समझेंगे। पहले आपको बस मैं सीपीयू में इमेजेस दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर इस प्रकार के ये पोर्ट्स होते हैं। ये भी ऑडियो वाले ट्रैक वाले आपने देखे होंगे, इसमें छोटा सा एक ऑडियो का ट्रैक लग जाता है, उसके थ्रू ये काम होता है। डिस्प्ले पोर्ट भी आपने ऐसा देखा होगा। तो वीजीए पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट, इन सब में क्या क्या फ़र्क है अभी हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। माइक की बैटरी लो हो रही है, जरा मैं बैटरी लगा लूँ, एक सेकंड के लिए वेट करिएगा। चलिए अब हम आगे समझेंगे, जिसमें कि हमें ये जानना है कि ये पोर्ट्स जो हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। दरअसल पोर्ट यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल पोर्ट्स और एक होता है एक्सटर्नल पोर्ट्स। इंटरनल पोर्ट जो होते हैं वो हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है, सीडी ड्राइव है, या कोई भी इंटरनल मॉडेम लगा हुआ है, उन सबको जोड़ता है। ठीक है। लेकिन जो एक्सटर्नल है वो बाहर से कोई चीज़ अगर आपको जोड़नी है तो उन्हीं को जोड़ने का काम करता है। जैसे माउस है, प्रिंटर है, फ्लैश ड्राइव है, इन सबको जोड़ेगा। ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के हैं। ये जितने भी पोर्ट्स हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंट्रोल या फिर संचालित किए जाते हैं। पोर्ट्स को ऐसे
डॉकिंग पोर्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे पोर्ट्स भी होते हैं जो डॉकिंग पोर्ट्स होते हैं जिनके माध्यम से किसी प्रोग्राम से कंप्यूटर या इंटरनेट पर सूचना का प्रवाह होता है। तो ये पोर्ट्स जो है ऐसे डॉकिंग पॉइंट्स भी होते हैं। अब यहाँ पर ये जो कुछ महत्वपूर्ण पोर्ट्स हैं जिससे एग्जामिनर बहुत सवाल पूछ रहा है, तो यहाँ पर प्लीज इसे ध्यान रखिएगा। जैसे सीरियल पोर्ट है, ये सीरियल पोर्ट एक समय में एक बिट डेटा ट्रांसफर करता है। जैसे मॉडेम है, पुराने माउस के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसमें 9 पिन। अब पिन आप कह रहे होंगे कि क्या पिन हमें याद करनी है? हाँ जी, पिन आपको याद करके चलना है, पिन एग्जाम में पूछी जाती है। 25 पिन और 9 पिन के आते थे। इसमें जो इसकी स्पीड रहती है वो 115 किलो बिट यानी केबी बाइट जो है इसको हम कहते हैं प्रति सेकंड के हिसाब से चलती है। 9 पिन का और 25 पिन का ये सीरियल पोर्ट हुआ करता था। ये समानांतर पोर्ट यानी पैरेलल पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज याद रखना, क्योंकि जब भी आप अपने कंप्यूटर में प्रिंटर को जोड़ेंगे, प्रिंटर हमेशा इसी पोर्ट से जुड़ेगा, वो यूएसबी पोर्ट से नहीं जुड़ता है। उसके लिए आपको पैरेलल पोर्ट की जरूरत पड़ती है, समानांतर पोर्ट की जरूरत पड़ती है। इसमें डेटा 8 बिट ट्रांसफर होता है, ठीक है, यानी 1 बाइट इसको कहते हैं। स्कैनर के लिए, प्रिंटर के लिए इसका यूज होता है, इसी वजह से इसे प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है। इसमें कितनी पिन होती है? तो पिन याद रखना भाई, ये एग्जाम में पूछ चुका है। तो पिन 25 पिन मॉडल ये होता है, ठीक है। यूएसबी पोर्ट, इसे आप सब जानते हैं क्योंकि यूएसबी के थ्रू ही आप अपने मोबाइल को या फिर कीबोर्ड को, माउस को कनेक्ट करते हैं। यूएसबी डिवाइसेस एचडीडी इन पर यूज हो रहा है। प्रिंटर भी, जो आजकल प्रिंटर कुछ अलग आ रहे हैं उनमें यूएसबी आता है, स्कैनर भी आजकल इसी प्रकार के आ रहे हैं, ये अलग बात है, बट समानांतर पोर्ट इसके लिए मेन है, ये जरूर ध्यान रखना है आपको। इसे 1997 में इसे प्रस्तुत किया गया था। कीबोर्ड भी इसी के थ्रू जुड़ता है और इसमें 12 MB पर सेकंड की स्पीड से ये काम करता है। यूएसबी डिवाइस पोर्ट से पावर प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए आपका मॉनिटर लगा हुआ है या फिर हम कहें कि कीबोर्ड लगा हुआ है, तो कीबोर्ड को आप इस यूएसबी पोर्ट के थ्रू ही जोड़ेंगे, तो उसमें पावर जो है इसी के थ्रू तो आएगी। अब एग्जामिनर क्या करता है, वहां पर स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनाने लगा है, पूछता है कि बताइए यूएसबी पोर्ट के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो आप बता सकते हैं ना कौन सा गलत है। ये सारे सही हो जाएंगे, कुछ और भी पॉइंट्स आपको ध्यान आए तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। यूएसबी ए होती है, ये यूएसबी बी टाइप होती है। ये माइक्रो यूएसबी है जो आजकल मोबाइलों में लगती है। ये आज की यूएसबी सी है, जो सी टाइप का जो चार्जर आपका आता है, केबल जो होती है वो है ये। वीजीए देखेंगे, वीडियो ग्राफिक एरे, जिसको हम एनालॉग इंटरफेस है ये एक प्रकार का। इसमें 15 होल वाला डी सब कनेक्टर लगा रहता है। आईबीएम ने इसे 1987 में विकसित किया था। वीजीए ने पुराने डिजिटल जो है इन सबको, इनकी सबकी जगह ले ली है। सीजीए और ईजीए इनका जगह लिया है वीजीए ने, ठीक है। और रिजोल्यूशन तो इस पर अच्छा काम करता ही करता है। अब एचडीएमआई जैसे डिजिटल कनेक्टर इसका स्थान ले रहे हैं वीजीए पोर्ट का। ये पुराना वीजीए पोर्ट हुआ करता था, ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है। वीजीए जो है, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई पुराने टाइप का लैपटॉप है, अब वीजीए उसमें पोर्ट लगा होगा। अब आप लेके आए, मान लीजिए प्रोजेक्टर लेके आए, तो प्रोजेक्टर अगर आपका नया लैपटॉप है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पुराना लैपटॉप है, बहुत पुराना है, तो उसमें ये वाला पोर्ट वीजीए पोर्ट ही दे रखा होगा, इसकी जगह अब एचडीएमआई ने ले ली है। बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके पास नया लैपटॉप, नया डेस्कटॉप है तो एचडीएमआई ही होगा। आप जियो का अगर सेटअप बॉक्स इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर भी एचडीएमआई लगा आता है, लेकिन पुराने लैपटॉप में ये वीजीए पोर्ट हुआ करता था। इसके लिए अलग से एक डिवाइस लानी पड़ती है। प्रोजेक्टर नया वाला चल तो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ये डिवाइस लानी पड़ेगी जो कि वीजीए कन्वर्टर होता है। वीजीए पोर्ट के माध्यम से उसको जोड़कर आप यूज कर पाएंगे। एक ध्यान रखेंगे जिसका नाम है फायर वायर पोर्ट। फायर वायर पोर्ट होती है डिजिटल कैम कॉर्डर और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, इन सबको जोड़ने का काम करती है फायर वायर पोर्ट। फायर वायर पोर्ट यूएसबी और थंडरबोल्ट ने इसका अब स्थान ले लिया है, जो कि ये भी पुराने समय में चला करती थी। इसे एप्पल ने विकसित किया था। तो फायर वायर पोर्ट एग्जाम में पूछी जाती है। वीजीए पोर्ट बहुत पूछता है और समानांतर पोर्ट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये 4 पिन, 6 पिन, 9 पिन, हालांकि जब ज़्यादा टफ बनाता है तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। आगे देखेंगे ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट पोर्ट ये हमारे इस वीडियो का आखिरी पोर्ट है।
आप ध्यान रखना है ईथरनेट पोर्ट, ये जब आप अपने घर पे जियो का वाईफाई लगवाएंगे और उसमें वाईफाई के थ्रू आप अगर कनेक्शन लेते हैं तो वो स्पीड बहुत कम रहती है। लेकिन अगर आप केबल के थ्रू जोड़ते हैं तो स्पीड बहुत तेज़ आती है। मैं जो यूज़ करता हूँ इसी केबल के थ्रू ही अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को यूज़ करता हूँ। जितनी भी स्पीड आती है मुझे सारी स्पीड मिलती है, मतलब हाई स्पीड यहाँ से प्रोवाइड होती है। लेकिन जो वाईफाई अगर मैं बिना इस केबल के यूज़ करता हूँ तो स्पीड कम मिलती है। तो ईथरनेट बहुत अच्छा ऑप्शन है आज की डेट में। ईथरनेट पोर्ट का प्रयोग कंप्यूटर को लैन और इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, RJ45 पोर्ट या फिर जैक पोर्ट भी इसका नाम रखा गया है, ये इसका नाम पूछ लिया जाता है। RJ45 कनेक्टर वाली नेटवर्क केबल लगाई जाती है, या वाईफाई की तुलना में अधिक तेज होती है। तो एग्जाम में पूछ सकता है ईथरनेट के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये लैन और इंटरनेट को जोड़ने के लिए यूज़ होती है, और इसे RJ45 पोर्ट या फिर जैक पोर्ट भी कहते हैं। और ये वाईफाई की तुलना में काफ़ी तेज काम करती है, स्टेबल रहता है, कनेक्शन नहीं छूटता है और सिक्योर भी माना जाता है। बहुत अच्छा ऑप्शन ये है। इसका पीडीएफ भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। पीडीएफ जो मिलेगा वो टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये भी मैंने पीडीएफ में जोड़ दिए हैं सारे, चाहे वो वन शॉट हो चाहे वो सारे प्लेलिस्ट हो, सभी को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। ठीक है, और बाकी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आप मैनुअली भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें कि आप मैनुअल सर्च करेंगे रणधीर एजुकेशन लगाकर, @रणधीर एजुकेशन लगाकर सर्च करिएगा, टेलीग्राम चैनल आपको दिख जाएगा, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।